गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, और न्यूट्रिएंट्स के सोर्स क्या होते हैं? फूड होता है, ठीक है। और हर फूड में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, और एक पर्टिकुलर फूड में एक से ज़्यादा टाइप का भी न्यूट्रिएंट मिल सकता है। फिर हमने रफेज के बारे में पढ़ा था एंड फाइबर्स के बारे में। फिर हमने ये जाना था कि बैलेंस डाइट कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। उसके बाद हमने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा था कि किसी भी तरह के फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट होने में ऑलमोस्ट 18 आवर्स के आसपास लगता है, ठीक है। कुछ फूड होते हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, कुछ फूड बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो मैक्सिमम जो है 18 आवर्स में कोई भी फूड अगर आप खा रहे हो तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, अगर आपकी हेल्दी बॉडी है तो। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी बॉडी हेल्दी ना हो, कुछ डाइजेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, जिसकी वजह से उतना जल्दी जल्दी ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हो उनका बॉडी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट होती है तो आप मेरे से हमेशा पूछ सकते हो। और वापस से बार बार रिकॉल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को याद रखना हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखने के लिए बार बार आपको लिख लिख के उसको याद करना सबसे बढ़िया तरीका होता है, ठीक है। और मैं उम्मीद ये भी कर रहा हूँ आपसे कि अपने मम्मी पापा की बातें मानते होगे, टाइम पे सारा काम करते होगे, जो भी आपको बोला जाता है वो काम ढंग से करते होगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगला जो टॉपिक है, प्रिपेयरिंग फॉर अ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट के लिए कैसे क्या क्या होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन हमें करने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ, फूड शुड नॉट बी ओवर कुक्ड, दिस डिस्ट्रॉयज न्यूट्रिएंट्स। तो कह रहा है कि फूड जो भी होता है, जो भी फूड हम पका के खा रहे होते हैं, वो फूड ओवर कुक्ड नहीं होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा उसको पकाया नहीं जाना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा पकाओगे तो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो भाप के फॉर्म में, वाष्प के फॉर्म में वो उड़ जाता है, वेपर्स के फॉर्म में। आपने देखा होगा कि जब भी खाना वाना पकता है तो उसमें से धुआं निकलता है। तो वो धुएँ के साथ साथ वो न्यूट्रिएंट्स भी ना निकलें, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए फूड बहुत ज़्यादा नहीं जलाया जाता है। यही रीज़न है कि हम जला हुआ खाना नहीं खाते हैं। हम एक प्रॉपर हीट पे उसको पकाया जाता है, और एक लिमिटेड टाइम तक ही उसको पकाया जाता है। उसके बाद ही हम उसको जब हमें लगता है कि हाँ अब ये खाने लायक हो गया है, उसके बाद ही हम उसको उतार देते हैं और उसको खाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि फ़ूड को ओवर कुक नहीं करना चाहिए। और उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर फूड को ओवर कुक करेंगे तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उड़ जाएंगे, फिर हमारे फूड खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब हम फूड खाने से अगर हमें न्यूट्रिएंट्स ही ना मिल रहा हो तो फूड खाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उससे सिर्फ और सिर्फ हमारा पेट भरेगा। पेट भरने के अलावा हमारे बॉडी को के किसी काम में नहीं आएगा वो। मतलब वो पेट भरने के बावजूद भी हमारा बॉडी जो है प्रोन टू एनी डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे कि अगर आप खाना खा रहे हो और उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो आपको फिर भी बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर फूड ऐसा है जिसमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हो तो वहाँ पे बीमारियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग। तो ये तो कोई भी चीज़ हो, यहाँ तक कि अपने हाथ भी आपको, अभी तो जो कोरोना का टाइम है तो इस टाइम पे तो स्पेशली आपको बोला जाता होगा कि कुछ भी खाने आने से पहले तो प्रॉपरली हैंड वॉश करना ज़रूरी होता है, और उसके लिए साबुन से या फिर हैंड वॉश से हो धुलना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब आज के टाइम में तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही नहीं, अपने हाथ को भी बहुत अच्छे से धुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसके पीछे बहुत सारे वीडियोस भी आए हैं, इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं कि कैसे आपको अपना हाथ धुलना चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 20 सेकंड का रूल है कि 20 सेकंड तक एटलीस्ट आपको अपना हाथ धुलना चाहिए, और उसको धुलने का तरीका भी बताया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, आपको वीडियो मिल जाएगा कि कैसे हाथ धुलना चाहिए होता है। उसका भी एक प्रॉपर तरीका बताया गया, ताकि आपको मतलब अगर कहीं पे भी छुपे भी हों आपके हाथ के आसपास में कहीं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो धुल जाएँ साथ में, ठीक है। डू नॉट शेयर टूथब्रश, कॉम्ब, हैंकरचीफ, टॉल, सोप एंड अदर थिंग्स। जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं आपकी, उनको तो किसी भी कीमत पे किसी से भी नहीं शेयर करना होता है। चाहे वो टूथब्रश हुआ, चाहे वो कंघी हुई,
हैंकी तो किसी भी हाल में नहीं शेयर करना होता है, क्योंकि हैंकी में आपके अपने स्वाब वगैरह होता है, तो उसमें जर्म्स वगैरह हो सकते हैं। वो एक के जर्म्स दूसरे के बॉडी में ना जाएं, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम किसी दूसरे का टॉवल नहीं यूज़ करते हैं, हैंकी नहीं यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, उनको तो किसी और से शेयर नहीं करना चाहिए होता है। हाउसेज शुड बी एयरी एंड गेट इनफ सनलाइट एज इट किल्स जर्म्स। तो घर कभी भी बंद नहीं रहना चाहिए, दिन के टाइम में खिड़कियाँ हमेशा खुली रहनी चाहिए ताकि सनलाइट अंदर आ पाए। अंदर मॉइस्चर रहेगा तो जर्म्स इकट्ठा होंगे, तो मॉइस्चर ना रहे उसके लिए आपको खिड़की खोलनी पड़ेगी। खिड़की खोलोगे तो धूप अंदर जाएगा और धूप की वजह से ज़्यादातर जर्म्स मर जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़ूड जो है ओवर कुक नहीं होना चाहिए। फिर कोई भी चीज़ अगर आप खाने जा रहे हो, पीने जा रहे हो, तो हाथ धुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उस पर्टिकुलर चीज़ को धुलने के साथ में। फिर उसका जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होते हैं उनको किसी और से शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद घर एयर ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर के थ्रू एयर पास होना चाहिए। हो सकता है कि किसी के घर पे एसी वगैरह भी हो, तो उनको ऐसा लगता हो कि एसी ऑन रहे वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि सुबह में थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन धूप अंदर आने दो, हवा पास करने दो। उसके बाद अगर आपको एसी वगैरह चलाना तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दिन भर अगर एसी के आदी होते हो तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के प्रोसेस क्या है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसको एक स्टोरी के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। एक पूरा ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऐसा है कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसमें कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते, तो इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले कह रहा है डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है आपके बॉडी में। तो हमारे मुंह में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जब फूड के साथ में सलाइवा मिक्स होता है तो वहीं पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा मतलब आपके मुंह में जो लार होता है उसी को सलाइवा बोलते हैं। द लिक्विड इन आवर माउथ इज़ द सलाइवा। तो हमारे मुंह में जो लिक्विड है उसी को सलाइवा बोला जाता है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड। ये डाइजेस्ट करने में फूड को हेल्प करता है। व्हेन वी स्टार्ट ईटिंग आवर टीथ ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। जब हम खाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो दांत उसको स्मॉल पीसेस में तोड़ देता है। फिर सलाइवा सॉफ्टन्स द फूड टू अ पल्प। सलाइवा जो है उसको सॉफ्ट कर देता है उस फूड को। जैसे अगर आपने रोटी खाई, रोटी थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, तो जब आप रोटी को खाओगे, उसको चबाओगे और उसमें सलाइवा मिक्स होगा तो रोटी और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। द टंग देन पुशेस बिट्स ऑफ इट्स मैश्ड फूड इनटू द थ्रोट वेयर इट इज़ स्वॉलोड। फिर उसका जो टंग होता है, आपकी जीभ होती है, वो और ज़्यादा अंदर पुश करती है फूड आइटम को। ठीक है, थ्रोट में वो पुश करती है। थ्रोट क्या बोल सकते हो आप, फूड पाइप भी बोल सकते हो, फूड पाइप भी बोल सकते हैं, ओसोफेगस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे दिया भी है राइट साइड में, ये पिक्चर है। तो मतलब आपके मुंह में यहाँ कहीं पे स्टार्ट हुआ आपका डाइजेशन। सलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं उनके थ्रू ही सलाइवा रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से आपका मुंह हमेशा वाटरी होता है। फिर जो टंग होता है, टंग जो है फूड को फर्दर पुश करता है, जो हमारे थ्रोट तक पहुंचता है। थ्रोट से जो कनेक्टेड जो ट्यूब होता है, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, ओसोफेगस या फिर फूड पाइप, एक तरीके का पाइप होता है। फिर आगे कह रहा है द फूड नाउ मूव्स डाउन अ ट्यूब कॉल्ड अ फूड पाइप और ओसोफेगस इनटू द स्टमक। तो जो स्टमक होता है या फिर जो फूड पाइप होता है या फिर ओसोफेगस होता है, ये कहाँ से कहाँ कनेक्टेड होता है, ये हमारे मुंह से लेके स्टमक तक कनेक्टेड होता है। तो अगर आप ये देखो, ऑब्ज़र्व करो, तो ये जो एक पाइप है, ये पाइप जो है वो कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, ये मुंह से कनेक्टेड है और स्टमक तक गया हुआ है। ठीक है, और स्टमक ये वाला पार्ट है, ध्यान देना, ये वाला पार्ट जो है इसी को स्टमक बोलते हैं। तो ओसोफेगस जो है कनेक्ट करता है हमारे मुंह को ओसोफेगस स्टमक से।
तभी जो है जो फूड आइटम्स मैश किया गया था और वो उसमें सलाइवा वगैरह मिक्स हो गया था, वो जब टंग पुश करता है तो वो फूड पाइप के थ्रू कहाँ पहुँचता है, स्टमक में पहुँचता है। द गुड पाइप विच कनेक्ट द माउथ एंड स्टमक इज़ कॉल्ड ओसोफेगस। तो एक पाइप जो होता है जो माउथ को उस स्टमक से कनेक्ट करता है, उस पाइप को क्या बोलते हैं, ओसोफेगस। इट सेंड्स फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। तो इसको फूड पाइप को कनेक्ट फूड को जो है मुंह से स्टमक तक ले जाने में हेल्प करता है। कौन सा चीज़, फूड पाइप जो होता है या फिर ओसोफेगस। तो आपको दोनों ही टर्म्स याद रखने हैं, ओसोफेगस भी याद रखना है और फूड पाइप भी याद रखना है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दीज आर सिनोनिम ऑफ फूड पाइप। तो फूड पाइप का सिनोनिम में एक ओसोफेगस दिया होगा और 2-4 और वर्ड्स लिख देगा, ठीक है। तो अगर आपको पहले से पता ओसोफेगस तो आप तुरंत के तुरंत टिक कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। द स्टमक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। तो डाइजेशन तो स्टार्ट हो गया था मुंह में ही, आपके सलाइवा जो था, सलाइवा में जब मिक्स हो जाता फूड, वहीं पे आपका डाइजेशन स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद स्टमक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। कैसे करता है? इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर बैग। ये एक हॉलो टाइप का है, मतलब जो अंदर से खोखला हो उसी को हॉलो बोला जाता है। ये एक हॉलो मस्कुलर बैग है, मसल्स से बना हुआ एक तरीके का बैग है, इसी को स्टमक बोला जाता है। द स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ द स्टमक यूज डाइजेस्टिव जूस टू डाइजेस्ट द फूड। तो ये जो बैग है स्टमक के नाम का, इस बैग के अंदर एक डाइजेस्टिव फूड पाया जाता है, डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है। वो क्या करता है कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट चेंजेस द मैश्ड फूड इनटू अ सेमी सॉलिड फूड। तो पहले तो आपने सलाइवा वगैरह में मिक्स हुआ था तो वो मैश कर दिया था फूड को। अब स्टमक में क्या कर रहा है, वो जो मैश्ड फूड था उसको वो थोड़ा सा और उसमें एक तरीके से पानी मिल गया, वो थोड़ा सा और ज़्यादा लिक्विफाई हो गया, पेस्ट की तरह वो एक तरीके से बन गया। लेकिन वो पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पतला पेस्ट हो गया, ऐसे समझ सकते हो आप। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर पहले अगर टूथपेस्ट जैसा कुछ अगर मुंह में हो गया होगा, टूथपेस्ट जैसा थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट, तो आपके स्टमक तक आते आते वो कैसा बन गया होगा, जैसे जेलीज़ होती हैं या फिर मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स होते हैं उनकी तरह बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका होगा, सेमी सॉलिड फूड हो गया होगा, ठीक है। फिर फूड रिमेन्स इन द स्टमक फ्रॉम 1 आवर टू 4 आवर्स। तो 1 घंटे से 4 घंटे तक आपका फूड स्टमक में रहता है। यही कारण है कि आपको बोला जाता है रात में सोने से पहले, खाने और सोने के बीच में 4 घंटे का गैप, 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए, ताकि स्टमक से सारा का सारा फूड नीचे चला जाए, ताकि आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस इज़ वाई वी फील फुल इन द इवनिंग आफ्टर अ वेरी हैवी आफ्टरनून मील। तो यही कारण है कि जब आप आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा हैवी मील खाते हो उसके बाद आपको काफ़ी देर तक पेट भरा भरा सा लगता है। आगे कह रहा है व्हेन द स्टमक हैज़ फिनिश्ड इट्स वर्क मसल्स एट द लोअर एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स। जब स्टमक में सारा काम हो जाएगा पूरी तरीके से, जो पेस्ट था, सेमी सॉलिड पेस्ट था, उस फॉर्म में पूरा का पूरा फूड कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद स्टमक खुलता है। स्टमक का जो नीचे वाला पार्ट है वो, उसमें ओपनिंग होती है। द लिक्विड फूड नाउ मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद जो है जो फूड था वो फर्दर कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। एटलीस्ट स्टमक तक का जो भी फूड में जो भी प्रोसेसेस हो रहे थे वो सारा का सारा आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, उसके बाद फिर फर्दर आगे क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।